Okay, we'll start with a new chapter today, that is chemical bonding. Chemical bonding नाम का एक नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब समझते हो? बॉन्ड का मतलब समझते हो क्या है? अभी तुम लोगों के बीच में तो बॉन्ड है ना, वो दोनों साथ में बैठते हैं, ये दोनों साथ में बैठते हैं, ये इधर और के तीनों साथ में बैठते हैं, तो तुम्हारे बीच में भी एक बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड को हम फ्रेंडशिप बोलते हैं. ओके, वो बॉन्ड बनता कैसे है? कोई भी बॉन्ड बनता कैसे? बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है शेयरिंग ऑफ थिंग्स. ओके, या गिव एंड टेक ऑफ समथिंग. ठीक है, शेयरिंग ऑफ थिंग्स मतलब शेयरिंग ऑफ थॉट्स भी हो सकता है उसमें. ओके, मैचिंग ऑफ थॉट प्रोसेसेस भी हो सकते हैं. ओके, या चीज़ों का भी शेयरिंग हो सकता है. किसी भी तरह से बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है. अभी जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड की जब बात करते हैं, तो केमिकल बॉन्ड भी सिमिलर ही है. बस फ़र्क इतना है कि जब हमारा फ्रेंडशिप बनता है तो वो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ थॉट्स से होता है, या एक दूसरे को हेल्प करके होता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के शेयरिंग से होता है, और यहाँ पर एक्चुअल चीज़ों के शेयरिंग से वो बॉन्ड बनता है. ठीक है, तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड इज़ नथिंग बट एन अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, अभी आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, ये बहुत कॉमन चीज़ आप हम लोगों ने हमेशा लिखी थी. मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये जो लाइंस बना रहे बीच में, ये क्या है? बॉन्ड. ठीक है, हमारे हिसाब से ये जो लाइन मैंने बनाया है यहाँ पर, ये क्या है? बॉन्ड है. बट ये बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड लाइन होता है या क्या होता है? एक्चुअल में विजुअलाइजेशन अगर करना चाहो बॉन्ड का, तो बॉन्ड क्या है? इज इट अ लाइन, इज इट अ फोर्स, क्या है? इससे मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा आ रहा है कि भाई ये कार्बन और ये हाइड्रोजन जो है ना बांधे हुए हैं, एक थ्रेड से बांधे हुए, और थ्रेड को ही मैंने ये लाइन से इंडिकेट किया है. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, लाइन जो है दैट इज ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स. लाइन इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स. इट इज नॉट एक्चुअली अ थ्रेड और अ लाइन विच इज कनेक्टिंग टू थिंग्स. इट इज जस्ट अ फोर्स. केमिकल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, इसीलिए हम केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो वी कैन से द अट्रैक्टिव फोर्स that holds ions or atoms together of same or different species. मतलब क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन को भी होल्ड कर सकता है केमिकल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन को भी होल्ड कर सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को भी होल्ड कर सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी होल्ड कर सकता है. मतलब सेम वालों को भी होल्ड कर सकता है, डिफरेंट वालों को भी होल्ड कर सकता है. डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सेम या डिफरेंट दोनों को होल्ड कर सकता है. वही अट्रैक्टिव फोर्स जो है उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. चाहे कोई भी टाइप का बॉन्ड हो, चाहे कोई भी टाइप का बॉन्ड हो, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड. समझ में आया? केमिकल बॉन्ड क्लियर हुआ? अगर मैं बोलता हूँ देयर इज अ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इसका मतलब दोनों के बीच में देयर इज सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स. लाइन नहीं है उनकी, मतलब एक लाइन दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहा है, जस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, तो अब बात आती है कि केमिकल बॉन्ड, ठीक है बाबा, है, बनता है, पता है मुझे, बट बनना क्यों है? वाई देर इज अ नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. क्यों फॉर्म करना है केमिकल बॉन्ड? रीजन क्या है उसके पीछे? अब हमारे हिसाब से जो 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, दोज ऑल एलिमेंट्स आर स्टेबल. स्टेबल एज इन हमको पता है कि भाई वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट क्या वो स्टेबल है या नहीं है? इसमें आता है वो रूल जो आपने 10th में भी सीखा हुआ है, जिसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं. ऑक्टेट रूल डिटेल में नहीं सीखा है आपने, बट तभी थोड़ा सा सीखा है. आपने सीखा है कि आउटर मोस्ट शेल शुड बी कंप्लीटली फिल्ड. इनर्ट गैसेस के केस में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्टिव नहीं होते हैं. उनको रिएक्टिव बनाने के लिए अनस्टेबल कंडीशंस देनी पड़ती है. बट बाकी के आइटम्स का क्या? अगर आप बाकी के आइटम्स देखते हो तो कोई 1 है, कोई 2,1 है, कोई 2,8,2 है, कोई 2,8,3 है. तो आप देख रहे हो इसमें आउटर मोस्ट शेल जो है वो अनस्टेबल है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है. बिकॉज ऑफ दैट इनकम्प्लीट फिलिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इनकम्प्लीट फिलिंग वो एटम अनस्टेबल हो जाता है और उसके अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अंदर बिकॉज ऑफ अनइक्वल और आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा है, कम ही है फ्रॉम द कंप्लीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल, अगर कम है उससे, इसका मतलब वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है अनस्टेबल. अनस्टेबल एज इन हाई एनर्जी वाला सब्सटेंस हो जाता है एंड लो स्टेबिलिटी वाला हो जाता है. एंड हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये सीखा था दैट एवरीथिंग गोज टुवर्ड स्टेबिलिटी.
हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, एवरीथिंग वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये भी तो कुछ करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं चलेगा कि अनस्टेबल है तो अनस्टेबल ही रहेंगे, अनस्टेबल है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। आपके जनरेशन की बात कर लूँ तो अगर आप सिंगल हो, पहले रिलेशनशिप में थे, सिंगल हो, तो कहीं ना कहीं वापस जाओगे रिलेशनशिप में, भले पुराना रिलेशनशिप कितना भी तकलीफ वाला था, हैबिट हो जाती है किसी पर्सन के साथ रहने की, किसी पर्सन के साथ शेयर करने की, वैसे ही है। तो अगर अनस्टेबल है एटम तो वो जाएगा ही जाएगा किसी के पास, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कोशिश तो करेगा स्टेबलाइज करने की, बट फ़र्क इतना है कि यहाँ पर स्टेबलाइज होते हैं, वहाँ पर आप लोग स्टेबलाइज नहीं होते, ठीक है, और अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। सो एटम्स हैविंग हायर एनर्जी दैन मॉलिक्यूल्स, मतलब जो दो एटम्स या मल्टीपल एटम्स जब साथ में जुड़ते हैं तब केमिकल बॉन्ड बनता है। तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है, जब एटम्स साथ में कनेक्ट होते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एटम। वो क्यों होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो एटम्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं कि बाबा तू भी अनस्टेबल है, मैं भी अनस्टेबल हूँ, दोनों ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों बॉन्ड बना लेते हैं ताकि दोनों के दोनों स्टेबल हो जाए। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? Okay, so that is why chemical bonds are formed, because atoms are unstable and atoms want to attain stability. Stability attain करने के लिए ये सब मेहनत की जा रही है, ठीक है। Do you understand? अब मैंने दो एटम कंसिडर किए यहाँ पर, मे भी दो सेम है, दो डिफरेंट है, वो हमारा पॉइंट एट प्रेजेंट नहीं है। मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव। सेम चार्जेस है ना, सेम चार्ज की वजह से उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जब दो एटम साथ में आएंगे, नजदीक आएंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, उस टाइम पे क्या होगा, रिपेल करेंगे ना वो एक दूसरे को। बट उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व कि there is a force which will be existing between nucleus and electrons, which will be attractive। सही है ना? तो I can write attractive forces, ठीक है, एंड ब्लू में तो अभी एक केमिकल बॉन्ड जो है वो कब बनता है? When can you say that a chemical bond is formed? Thank you. When can you say that a chemical bond is formed? केमिकल बॉन्ड तब बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। क्यों? जब दो एटम्स नज़दीक आ पाएंगे तभी तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, दूर दूर से नहीं होने वाला है। अगर दूर रहेंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से में भी दूर है, या नज़दीक आ रहे बट नज़दीक आ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर एट दैट टाइम देयर शुड बी मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस देन दैट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। ओनली देन यू कैन से दैट द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड और कैन बी फॉर्म्ड। समझ में आया? ताकि वो नज़दीक रहे ना एक दूसरे के, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए नज़दीक रहना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी एटम्स नज़दीक आते हैं तो नज़दीक मतलब जितना नज़दीक आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा, ये बोल सकते हो आप, बट दे शुड नॉट ओवरलैप ईच अदर। तुम सोचोगे अरे सर इतना नज़दीक है तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है तो और अंदर डाल देते तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नहीं। उनके बीच में एक सेफ डिस्टेंस होना ज़रूरी है। सेफ डिस्टेंस पे ही हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड बनेगा। उसके अंदर घुसते जाएंगे तो क्या होगा, वापस से अनस्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी। यहाँ पर अनस्टेबल थे दो एटम्स यहाँ पर थे अनस्टेबल थे, दोनों आपस में क्या करना चाह रहे हैं, बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। अभी उनका अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते गए इसलिए वो नज़दीक आते गए, ठीक है। नज़दीक आते गए, एक पॉइंट पे आ गए केमिकल बॉन्ड के लिए एकदम ऑप्टिमम पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस इक्वल है, ठीक है। अभी इसके बाद इसलिए इधर केमिकल बॉन्ड बना। अब इसके बाद अगर और नज़दीक आते गए तो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ते जाएंगे। बिकॉज दैट रिपल्सिव फोर्सेस हैव इंक्रीज्ड तो क्या हो जाएगा, दे विल समहाउ, उनके बीच में अनस्टेबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। एटम पे एटम लगेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रिपेल। वापस से एनर्जी बढ़ गई ना। जो एनर्जी कम करने के लिए आई हैड ब्रॉट देम टुगेदर,
वही एनर्जी फिर बढ़ गई, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। आया समझ में? सो दैट इज व्हाट शोज, दिस डायग्राम शोज दैट ओनली थिंग। ओके, व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन केमिकल स्पीसीज, attractive force is greater than repulsive forces। गणेश सर के पास 2 होंगे, उनसे लो। ठीक है, नाउ लेट्स कंसिडर दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग पोटेंशियल एनर्जी विद दैट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। यहां पर सबसे पहले केस में इधर मैं कंसिडर कर रहा हूं, बहुत दूर है एटम्स, एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, दोनों एटम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस आर बिकम ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। एक पॉइंट आएगा यहां पर जहां दोनों के दोनों एटम्स मतलब उतने सेफ डिस्टेंस पे आएंगे जहां पर दे हैव एनर्जी इज द मिनिमम। देखो डिस्टेंस कम होते जा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। देखो डिस्टेंस कम होते जा रहा है, एनर्जी कांस्टेंट है। एक बार जैसे नजदीक आने गए, सडनली एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम क्यों हुई? बिकॉज दे बिकेम मोर स्टेबल। और ये सबसे कम एनर्जी का जो पॉइंट होता है, वही पॉइंट होता है जहां पर बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? यही पॉइंट है जहां पर बॉन्ड फॉर्म हुआ, और इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर इक्वल। मतलब दे माइट बी प्रेजेंट एट सम सेफ डिस्टेंस, एट सम सेफ डिस्टेंस, ताकि दोनों आपस में बॉन्ड कर पाए। ठीक है, इस पॉइंट पे जो एनर्जी होती है या जो एनर्जी रिलीज होती है, यहां से यहां तक की एनर्जी रिलीज हुई है ना, इस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। और इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस रहता है दोनों एटम्स के बीच में, मतलब इतना डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। इतना है बॉन्ड लेंथ, इतना है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड while bond formation और amount of energy gained by bond formation। या अगर कोई बॉन्ड को ब्रेक करो तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों केसेस में वही एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। समझ में आया? तो जहां लोएस्ट एनर्जी होगी उस पॉइंट पे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर इक्वल, जिसके वजह से दोनों सेफ डिस्टेंस पर है और केमिकल बॉन्ड बनता है। उसी पॉइंट पे एनर्जी जो रिलीज हो चुकी है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी, एंड उसी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है, दैट इज बॉन्ड लेंथ। समझ में आया? अब मैं क्या किया, अब इधर तो बन गया बॉन्ड, अब मैंने उसको और नजदीक ला लिया। तो और नजदीक जैसे लेते जाओगे वैसे क्या होगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ऐसे इमेजिन करो। जैसे ये इस पे ओवरलैप हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा एक दूसरे पे बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिपल्सिव, इधर नहीं बॉन्ड बनेगा, नहीं इधर बनेगा, इधर बनता है। तो ज्यादा भी डिस्टेंस नहीं चाहिए और कम भी डिस्टेंस नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। आप सोचोगे सर एक और दूसरा एटम एक के ऊपर एक आ गया मतलब बॉन्ड बनेगा, नो, दे नीड टू हैव सम सेफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिकॉज ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये क्या होता है पता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। क्योंकि अगर एटम टू एटम होता तो फिर तो इधर तो नेगेटिव में डिस्टेंस जाता ना। अभी भी देखो इधर, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, that is called as the bond length, nucleus to nucleus। okay, so see now conditions for bond formation necessarily when attractive forces overcomes repulsive forces। मतलब ये equal, overcome मतलब दोनों एक दूसरे को equate करते हैं, cancel out करते हैं। समझ में आ रहा है? तो bond length क्या है, the minimum internuclear, देखो मैंने बताया न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस, वही लिखा, the minimum internuclear distance between two atoms in a molecule is called as बॉन्ड लेंथ। इधर चाहिए तो आप वो भी डाल दो कि व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये भी लिख सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय एटम्स और गेन्ड बाय एटम्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। देखो क्या लिखा है, द एनर्जी रिलीज्ड और गेन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अगर बॉन्ड ब्रेक करे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। और अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, गेन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। अब क्या होता है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी गेन हो रही है तो बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी। बट अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे एनर्जी
एब्जॉर्ब होगी, गेन होगी। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? इट इज़ लाइक अ कपल रिएक्शन। कपल रिएक्शन मतलब क्या? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? एनर्जी का रिलीज हो रहा है, गेन हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आई कैन राइट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिखता हूँ ए बॉन्ड बी, ये कन्वर्ट हो रहा है इंटू ए प्लस बी, और फिर ये कन्वर्ट हो रहा है इंटू ए बॉन्ड बी। तो मान लो जब बॉन्ड बन रहा है, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो या बॉन्ड बन रहा है, ये वाला कंसिडर करो, तब एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब वही बॉन्ड ब्रेक होगा तो वही एनर्जी गेन होगी। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कपल्ड रिएक्शन, जो एक दूसरे के साथ रेजोनेट करता है, सेम एनर्जी घूमता रहता है। आपको एटीपी पता है? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी है सेल का, उसमें ऐसी तो होता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल में पता है क्या होता है? सेल जो है वो एनर्जी, वो एटीपी जो है वो जब ब्रेक होता है तो एडीपी प्लस आईपी बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है 7.3 किलो कैलोरीज, और जब एडीपी प्लस आईपी को कंबाइन करना है तभी भी 7.3 किलो कैलोरीज ही यूटिलाइज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स में दो टाइप होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, एक होते हैं वीक केमिकल बॉन्ड्स। वीक केमिकल बॉन्ड्स हम एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं याद दिला दूंगा आपको क्या हमने देखा था उसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने डिस्कस किया है वो। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स में 4 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहला आयनिक बॉन्ड, अल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, एंड फोर्थ मेटालिक बॉन्ड। हर बॉन्ड का मीनिंग मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये 4 बॉन्ड है, इनकी एनर्जी कंपल्सरीली इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 42 किलो जूल्स पर मोल। मतलब इन चारों में मिनिमम एनर्जी जो मिलेगी तुमको, मिनिमम एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी वुड बी 42 किलो जूल्स पर मोल। एक मोल का अगर बॉन्ड ब्रेक करना है या फॉर्म करना है तो 42 किलो जूल्स की जरूरत पड़ेगी मिनिमम। मिनिमम इन चारों में से इसका हाईएस्ट होता है, इसका कम लीस्ट होता है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं वीक केमिकल बॉन्ड की, तो इसमें 2 मेजर टाइप के बॉन्ड आते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। कुछ याद आ रहा है? वैन डर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड हमने डिस्कस किया था। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट्स और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर 2 अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, उसकी एनर्जी देखो आप, बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 42 किलो जूल्स पर मोल। मतलब ये इससे उधर कम है एनर्जी। एंड वैन डर वाल फोर्सेस की अगर बात करते हैं तो उसमें डायपोल फोर्स है, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स है, और इंड्यूस डायपोल फोर्स है। इंड्यूस डायपोल को बहुत बार आयन डायपोल भी बोलते हैं। ठीक है, याद है ना इंड्यूस डायपोल? तो 3 टाइप के फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। डायपोल मोमेंट जो हमने देखा था, डायपोल फोर्स, वो एक है, ऑल्सो कॉल्ड एज कीसॉम्स फोर्स। नेक्स्ट डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, क्योंकि ये इंड्यूस हुआ है ना, ये एक्चुअली में डायपोल नहीं था, इसलिए इसका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, वीकर हो जाएगा, डी बायस फोर्स। एंड थर्ड है इंड्यूस डायपोल, बट इसके वजह से इंड्यूस डायपोल बना, जिसकी वजह से दूसरा भी इंड्यूस हुआ। तो 2 इंड्यूस डायपोल्स के बीच में जब फोर्स की बात करेंगे हम लोग तो वो होगा इंड्यूस डायपोल फोर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज लंडन फोर्सेज और डिस्पर्शन फोर्स। याद है ना? दिस डजंट कम इन द कैटेगरी ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, बट वीक है इसलिए वहीं पर लिख दिया है। समझ में आया? इनकी एनर्जीज देखो 8 किलो जूल्स पर मोल से भी कम है। तो यार यू कैन सी 0 to 8 एंड 42, ये मैंने बनाया है। तो यहाँ पर आप एक्चुअली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। 0 to 8 किलो जूल्स पर मोल का फोर्स वैन डर वाल फोर्स, या रादर 8 से थोड़ा सा कम। 8 to 42 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, और 42 से ऊपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ये चारों बॉन्ड्स। ठीक है, समझ में आया? अब ये चारों बॉन्ड्स क्या क्या होते हैं मैं बस बता देता हूँ आपको, पहले उस पर ध्यान देना। सबसे पहला आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आपने पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी स्टडी कर चुके हैं आप आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय रिलीज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक ऐसा बॉन्ड, अगर 2 एटम्स कंसिडर करता हूँ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों आपस में कंपेयर करने के बाद हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, याद है? पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था। एक एटम है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एक एटम जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करता है? ये अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको? ये वाले एटम को जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल चेंज हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? समझो सोडियम है 2, 8, 1,
और समझो यहाँ क्लोरीन है 2,8,7, तो ये आउटर मोस्ट 1 डोनेट करेगा ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल 8 वाला बन जाए, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल फिल हो जाए। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, डजंट मैटर कौन सा शेल, बट आउटर मोस्ट शेल जो भी है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, तो दिस एटम इज गिविंग इलेक्ट्रॉन वाइल दिस एटम इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ताकि वो स्टेबल हो जाए, आउटर मोस्ट शेल फिल हो जाएगा उसका फुल्ली फिल्ड, और इसने एक्सेप्ट किया ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल हो जाए। समझ में आ रहा है? तो बिकॉज ऑफ दैट दिस सोडियम बिकम स्टेबल, बट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया इसने। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11। प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। बट इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, प्रोटॉन डोनेट किया क्या? नहीं। तो पहले क्या था? 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन दोनों सेम सेम, तो चार्ज क्या हो गया? 0। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने हो गए? 11। एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा, इसलिए हो गया Na+। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया। अब इसके पास पहले, क्लोरीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17। प्रोटॉन्स कितने थे? 17। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन आया उस टाइम पे क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड 17 प्रोटॉन, मतलब एक नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया माइनस। तो Na+ और Cl-। अभी ये प्लस क्यों हो गया? बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बट किसको किया? Cl को। इस Cl को डोनेट किया है, इसलिए ये Cl की तरफ उसका अलग तरीके का एक अटैचमेंट रहेगा, एक अट्रैक्शन रहेगा। वही अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। तो दोनों के बीच में क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है दोनों के बीच में। डू यू अंडरस्टैंड? दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट आयॉन्स। ये सोडियम आयन जो बना है वो पॉजिटिव आयन कटायन बना है, क्लोरीन आयन जो बना है वो क्लोराइड आयन एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड दैट इज नेगेटिव एनायन। तो एनायन और कैटायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, और वही जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयॉन्स, इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें और एक चीज़ हुई है, ज़रा ध्यान देना। इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और खुद का वैलेंसी सेटिस्फाई कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और खुद का वैलेंसी सेटिस्फाई कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ आया? डू यू अंडरस्टैंड? तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने अभी वही बताया आपको। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ Mg और F का है। Mg के पास क्या होता है? 2,8,2 आउटर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के दोनों डोनेट करने हैं। अभी एक फ्लोरीन आता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। फ्लोरीन क्या है? 2,7, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बट एक बच गया ना Mg के पास, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए दूसरा फ्लोरीन आएगा लेने के लिए, उसका ऑप्शन नहीं है, दूसरा फ्लोरीन को आना ही पड़ेगा। तो एक Mg के साथ 2 फ्लोरीन कनेक्ट हो गए, देखो MgFNF, इसलिए MgF2 बन गया। ठीक है, समझ में आया? ये हो जाता है आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव्स में उतना फर्क नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होता, जिसके वजह से एटम क्या करता है? डोनेट करने की जगह पे या एक्सेप्ट करने की जगह पे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि किसी एक एटम को बॉन्ड बनाने का दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बनाने के लिए, तो ये क्या करता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा और बोलेगा मेरे साथ शेयर कर। समझ रहे हो? कोऑर्डिनेशन होता है दोनों के बीच में, एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या कि भाई मेरे को तेरे से, फॉर एग्जांपल तुम लोग किसी फंक्शन में, किसी क्लब वगैरह में गए हो, अभी वहाँ पर 2000 रुपीज़ पर हेड एंट्री है, तुम्हारे पास पैसे है बट तुम्हारे दोस्त के पास नहीं, बट दोनों को जाना है अंदर, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको पैसे दोगे, तू तेरा भर, मैं मेरा भरता हूँ, बराबर? तो दोनों अंदर गए, बॉन्ड तो बनाना ना, बट क्या हुआ? किसी एक के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, दोनों के पास नहीं था इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। एंड फोर्थ है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल्स के केस में यू विल ऑब्जर्व कि मेटल्स, आपको ये पता है, आपने कंडक्शन में सीखा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड होते हुए भी गुड कंडक्टर्स क्यों हैं? बिकॉज मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मेटल क्या करता है? मेटल खुद का आयन बना देता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो इन शॉर्ट देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मेटल आयंस होते हैं वो दूसरे मेटल आयन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे मेटल आयंस के साथ बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये मेटल का पीस है, ये मेटल का पीस है, या ये मेटल ये मेटल था, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और ये मेटल आयन बन गया। ठीक है,
इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा और ये मेटल आयन बन गया। तो ये मेटल आयन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब क्या, एक मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा मेटल आयन आपस में बॉन्ड कर रहा है। ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा, दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। डिटेल में देखेंगे हम लोग, हम जस्ट गिविंग यू बेस लाइन। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर हुआ ये पूरा पार्ट? ठीक है, लिखो।